सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे G6PD डेफिशिएंसी, दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया हो रहा है उसकी वजह से हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये इसका एक ब्रीफ वर्जन मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमियाज में भी दे दिया है। सो गाइज उधर पे आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो उधर पे भी मैंने आपको ढंग से समझाया। तो ये एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा अलग से एक वीडियो बनाई जाए इसकी। सो आई एम हियर गाइस। सो पहले ही बता दूं कि अगर आपको इसकी इमेजेस एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी देखना है तो प्लीज़ मेरी टेलीग्राम चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उधर पे जाके इंपॉर्टेंट इमेजेस इन ब्लड पैथोलॉजी वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको एक हेल्प मिलेगी एंड यू कैन गेट टू ऑल द इम्पॉर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजी एज वेल एज द इमेजेस ऑफ द ब्लड पैथोलॉजी एज अ होल। जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा उसके सबके मैंने इमेजेस डाल रखे होंगे उसमें, सो यू कैन गेट अ प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ द पिक्चर्स। ठीक है, बिकॉज पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पिक्चर्स या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो कि अगर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो तो फिर एक अच्छा व्यू पड़ता है या फिर एक देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं, दैट इज़ G6PD डेफिशिएंसी। तो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर characterized by decreased levels of G6PD and this leads to the destruction of RBC। अब वो कैसे, वो रीज़न हम जानते हैं। ठीक है, तो जो G6PD है, ठीक है, वो कन्वर्ट, पहले तो सबसे पहली बात, ये पूरा मैंने प्रोसेस इधर पर लिख नहीं रखा है, बट मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोलेक्टोनेट में वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, G6PD, और वो किसकी प्रेजेंस में होगा, दैट इज़ NADP प्लस को NADPH में वो कन्वर्ट होगा तब जाके होगा। ठीक है, तो वो NADPH क्या, वो रेड्यूस स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, एंड वो NADP प्लस में वो होगा, तो ये जब कन्वर्ट नहीं होगा NADP प्लस, तो वो क्या करेगा, ये जो NADPH है वो क्या करेगा आगे, वो जो ये जो रेड्यूस स्टेट है वो क्या करेगा आगे कि इट विल कन्वर्ट द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ ग्लूटाथान टू रिड्यूस स्टेट। ठीक है, तो वो ग्लूटाथान को रिड्यूस स्टेट में मदद करेगा रखने के लिए। एंड ग्लूटाथान रिडक्टेज क्या कर रहा था, दैट इट वाज डिस्ट्रॉइंग द, या फिर टॉक्सिक्स जो हमारे फ्री रेडिकल्स है, या फिर बोल सकते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसको वो कम कर रहा था। ठीक है, तो मैंने इधर पे वही लिखा है कि दिस एक्टिवेट्स द ग्लूटाथान रिडक्टेज एंड दिस कीप्स इट इन रिड्यूस्ड फॉर्म विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ग्लूटाथाइन फॉर्म को NADPH रिड्यूस स्टेट में रख रहा था, जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। G6PD डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन G6PD जीन विच इज फाउंड ऑन X क्रोमोसोम। सो G6PD डेफिशिएंसी बेसिकली कौन सी है, एक्स लिंक रेसेसिव जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक और वे में नोट बने हैं, तो मैं उधर पे भी आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज टेंशन मत लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक और बार आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, तो G6PD डेफिशिएंसी अभी हमने पढ़ा, दैट इज एक्स लिंक रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। डिफेक्टिव जीन प्रोड्यूस डिफेक्टिव एंजाइम्स विच हैव अ हाफ शॉर्टर लाइफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर डिफेक्टिव जीन होगा तो डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, एंड जो एंजाइम्स की एफिकेसी या एफिशिएंसी होगी वो पहले से कम हो जाएगी बिकॉज इम्प्योर है। ओके, तो ये साइकिल देखिए, दैट इज डिक्रीज G6PD, दैट विल लीड टू डिक्रीज NADPH एंड इट विल लीड टू डिक्रीज ग्लूटाथान रिडक्टेज, एंड वो फिर सिंपल साइकिल रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, तो दिस विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, बिकॉज ग्लूटाथान रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहेगा, तो वो फ्री रेडिकल को काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, एंड जब काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगा तो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, सेलुलर डैमेज करेंगे, दैट विल कॉज DNA डैमेज, लाइसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हीमोलाइसिस एंड डैमेज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को जब डैमेज करेगा दे विल प्रेसिपिटेट इनसाइड द सेल। मतलब मैंने आपको वो क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया वाली वीडियो में अगर याद हो तो, कि वो इनर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे जो हीमोग्लोबिन के जो रिमेन्स है, देन दैट विल फॉर्म द हाइंस बॉडीज। ओके, ठीक है, तो वो हाइंस बॉडीज बनाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव हीमोलिसिस कैन कॉज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन दैट विल लीड टू जॉन्डिस। मतलब G6PD डेफिशिएंसी में जो सिम्टम्स होंगे वो जॉन्डिस भी हो सकता है, बिकॉज हीमोलिसिस हो रही है, एंड हीमोलिसिस अगर ज़्यादा होगी, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ RBC ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लीवर में जो बिलीरुबिन के लेवल्स है उसको बढ़ा देगी। ठीक है, एंड दिट विल लीड टू द जॉन्डिस। ठीक है, बिकॉज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा।
सिंपल सी बात है। फिर एक्सेसिव ऑफ बिलीरुबिन दैट विल डैमेज टू किडनी, डैमेज टू लीवर सेल्स एंड टू मच ऑफ यूरोबिलिन, ठीक है। तो मतलब यूरोबिलिनोजन होगा, वो यूरिन में एक्सीडेंट होगा, दैट विल कॉज द डार्क कलर, ठीक है। अब जो इंक्रीज फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है वो क्या करेगा, दैट विल कॉज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड हिमोलिटिक एपिसोड्स। अब वो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन किसकी वजह से बढ़ रहा है ज़्यादा, दैट इज इन्फेक्शंस, मतलब वायरल या फिर बैक्टीरियल, ठीक है, वो इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फूड ड्रिंक्स, ठीक है, जैसे कि सोयाबीन है या रेड वाइन है, एंड पेन किलर एंड ड्रग्स सच एज एस्पिरिन एंड क्लोरोक्विन। तो मतलब पेन किलर एंड ड्रग्स, फूड एंड ड्रिंक्स, इन्फेक्शंस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, ओके। एंड दैट विज ऑल्सो कॉज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब हाइपोक्सिक कंडीशन कर देगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, हिमोलिटिक एपिसोड्स होंगे। Patients with G6PD deficiency are completely asymptomatic until exposed to oxidative stress। मतलब वो कोई भी सिम्टम को नहीं शो करेंगे until O2 की कमी नहीं होगी, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हिमोलिसिस आर जॉन्डिस, डार्क टीन कलर ऑफ यूरिन, ठीक है, बैक पेन ड्यू टू किडनी डैमेज, फटीग, हाइपरटेंशन, कन्फ्यूजन एंड टेकिकार्डिया। मतलब सिंपल से जो एनीमिया के सिम्टम्स है वो होंगे, दैट इज फटीग, हाइपरटेंशन, कन्फ्यूजन, टेकिकार्डिया। एंड जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है दैट इज डार्क कलर्ड ऑफ यूरिन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ यूरिनोबिलिनोजन। फिर जॉन्डिस हो जाएगा बिकॉज इंक्रीज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, एंड बैक पेन होगा ड्यू टू डैमेज ऑफ द किडनी बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट में क्या होगा कि आरबीसी काउंट तो ऑब्वियसली घट जाएगा, एंड फिर एचबीबी घट रहा है तो उसकी वजह से जो हेप्टोग्लोबिन, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इट वाज रिसाइकलिंग द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ही कम बन रहा है तो फिर ऑब्वियसली बात है हेप्टोग्लोबिन भी कम ही बनेगा। फिर नेगेटिव फॉर कुम्ब्स टेस्ट होगा। फिर जो रेटिकुलोसाइट्स होंगे, एबनॉर्मल आरबीसीज, दैट विल बी इंक्रीज। फिर एलडीएच भी इंक्रीज हो जाएगा एंड बिलीरुबिन भी इंक्रीज फॉर्म में मिलेगा, ओके, बिकॉज ऑफ इंक्रीज हिमोलिसिस। अब ब्लड स्मीयर में इट विल शो द बाइट सेल्स एंड हाइंस बॉडीज, ओके। ये मैं बाइट सेल्स अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि बाइट सेल्स होते क्या, ओके। एंड एंजाइम ऐसे करेंगे। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि ट्रीटमेंट इसका ये होगा, दैट इज नो नोन क्योर बिकॉज इट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं, तो अवॉइड ट्रिगर्स, मतलब जो भी सिम्टम्स है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे हम उसको। हाइड्रेशन मतलब फ्लूइड या फिर O2 थेरेपी देंगे, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हम इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ मैंने एक दूसरा प्रेजेंटेशन बनाया G6PD डेफिशिएंसी के लिए। तो अगर आपको वो पिछला एक्सप्लेनेशन अगर समझ में ना आया तो आप ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। मतलब डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने किया है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो एंजाइम डिफेक्ट, ठीक है, तो G6PD की डेफिशिएंसी, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। अब देखिए ये एरो आपको सब बता रहा है, दैट इज G6PO4 मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसको 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोनेट में G6PD में कन्वर्ट हो रहा था, एंड उसके से NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट हो रहा था। एंड वो NADPH क्या कर रहा था, दैट इज जो GS4 है उसको GSSG दैट इज ऑक्सीडाइज कर रहा था, मतलब, और वो NADPH रिड्यूस फॉर्म में मतलब फॉर्म कर रहा है ग्लूटाथायोन को, ओके। एंड दैट विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल का जो एग्जांपल दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट वाज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ठीक है। तो मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में रखना ज़रूरी है GS4 को, ठीक है, दैट विल काउंटरैक्ट द ROS। सो वो मेन कॉज है। तो अगर आप ये डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे तो जो है जो NADPH वो कम प्रोड्यूस होगा, फिर वो रिड्यूस स्टेट में नहीं रहेगा ग्लूटाथायोन, और उसकी वजह से क्या होगा कि फ्री रेडिकल ढंग बनते चले जाएंगे, ओके। अब G6PD डिफेक्ट RBC इंक्रीज सब्सेबिलिटी टू ऑक्सीडेटिव डैमेज बिकॉज फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दैट विल कॉज द डीनेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब हमने अभी पढ़ा कि अब डैमेज या डीनेचुरेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन का, दैट विल फॉर्म द हाइंस बॉडी, ठीक है। डायरेक्ट डैमेज वो दो करेगा, दैट इज डायरेक्ट डैमेज टू द RBC दैट विल कॉज द इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस करेगा, एंड डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी दैट विल फॉर्मेशन ऑफ द मतलब क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, दैट इज द बाइट सेल, स्वीरोसाइट एंड ब्लिस्टर सेल दैट विल कॉज द एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। तो ये जो सेल्स है वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है अभी। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट इज हिमोलिसिस ड्यू टू इन्फेक्शंस, ड्रग्स, फूड, ओके। मैंने आपको इन्फेक्शन में निमोनिया या फिर सेप्सिस, ड्रग्स में एंटी मलेरियल ड्रग्स दैट इज प्रेमेक्विन या फिर ATT ड्रग्स, एंड
फूड सच एज फेवा बीन्स। अब रीज़न क्या है, दैट इज़ G6PD डेफिशिएंसी, दैट इज़ एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, मतलब अनस्टेबल एंजाइम होगा, उसके वजह से जो टी हाफ होगा, ठीक है, जो एंजाइम का वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंजाइम इम्प्योर होता चला जाएगा, तो उसकी जो बायो मतलब जो उसका टी हाफ है वो धीरे 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 घटता चला जाएगा। तो ये स्लैंट या फिर नेगेटिव ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज G6PD डेफिशिएंसी की वजह से स्ट्रेस एंड सेल्फ लिमिटिंग हिमोलिसिस होगा, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द पॉपुलेशन, ठीक है। सेल्फ लिमिटिंग हिमोलिसिस मतलब एक हद के बाद इट विल सेल्फ लिमिट, मतलब खुद ही लिमिट हो जाएगा कि ये लिमिट के बाद मुझे हिमोलिसिस नहीं करनी है, ताकि बॉडी में और भी फेटल कंडीशंस क्रिएट ना हो, ओके। अब हम आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। हम हिस्ट्री डायग्नोसिस में पहले तो हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा दैट इज विल टेक ब्लड सैंपल, तो उसके वजह से डिक्रीज हीमोग्लोबिन तो होगा ही, बट इसमें हम गौर करेंगे दैट इज MCH, MCV एंड MCHC ऑल आर नॉर्मल, ठीक है। बट जो हमारे पिछले अनीमियाज में हमने देखा था वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा था, ठीक है। अब पेरिफेरल स्मीयर में बाइट सेल, ब्लिस्टर सेल एंड स्फीरोसाइट्स। अब स्फीरोसाइट मतलब क्या होता है कि वो भी एबनॉर्मल आरबीसी हो गए, दैट इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो हमने वो क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में आप जाके देख सकते हैं, दैट इज हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस दैट वाज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन या डिसफंक्शन ऑफ द टू प्रोटीन्स दैट आर द एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन, उसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा था, ठीक है। एंड उसकी वजह से जो स्फेरिकल शेप हो रहा था दैट वाज कॉल्ड एज स्फीरोसाइटोसिस, ओके, दैट आर द स्फीरोसाइट्स। अब ब्लिस्टर सेल्स क्या, मतलब बाइट सेल्स क्या है, ठीक है। तो बाइट सेल्स क्या, दैट इज द दे आर द एबनॉर्मल आरबीसी विथ वन और मोर सेमी सर्कुलर पोर्शन। बाइकॉनकेव होता है, तो जो नॉर्मल है तो उसमें तो दो ही होंगे, बट जो सेमी सर्कुलर पोर्शन उसके ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब एबनॉर्मल आरबीसी होता है बाइट सेल, इतना हमें याद रखना है, ओके। एंड ब्लिस्टर सेल क्या होता है, तो जो बाइट सेल होते हैं उनके प्रिकर्सर दैट आर द, क्या बोल सकते हैं, ब्लिस्टर सेल्स, और वो आरबीसी में क्या होंगे, पेरिफेरल वैक्यूल्स भी होंगे। तो ब्लिस्टर सेल याद रखेंगे, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ बाइट सेल, एंड बाइट सेल आर द एबनॉर्मल आरबीसीज कंटेनिंग सेमी सर्कुलर पोर्शंस, ठीक है। अब हाइंस बॉडीज ऑल्सो अपियर्ड इन सच पेशेंट्स, ठीक है। हाइंस बॉडीज मिलेगी ये पेशेंट में, अपियर्ड बाय क्रिस्टल वायलेट स्टेन। अब क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज करेंगे तो हाइंस बॉडी हमको दिख जाएगी। प्रेजेंस ऑफ स्पीरोसाइट रिप्रेजेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस सच एज G6PD डेफिशिएंसी, इन्फेक्शन एंड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनेमिया। मोस्ट कॉमन टू फाइंड स्पीरोसाइट, ठीक है, ऑटो इम्यून या फिर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस भी हम बोल सकते हैं। अब G6PD लेवल का एस्टिमेशन कैसे होगा, दैट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सोडियम नाइट्रेट कॉल द मीथेमग्लोबिन रिडक्शन ऐसे, ठीक है। और अगर प्रेजेंट है वो कैसे पता चलेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्राउन कलर इंडिकेशन की वजह से हमको पता चलेगा, ठीक है। तो हमको मेनली तो ये G6PD डेफिशिएंसी में हमको हाइंस बॉडीज़ के बारे में याद रखना है, ठीक है। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, एंड वो कैसे डैमेज करता है इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। उसमें है एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस में हमको बाइट सेल, स्फीरोसाइट एंड ब्लिस्टर सेल का याद रखना है। एंड हमको ये मेन तो एक तो याद रखना है, ठीक है, कि G6PO4 से G6-फॉस्फोग्लूकोलैक्टोनेट, फिर उससे NADPH, फिर NADPH से GS4, GSSG एंड H2O2 से H2O। तो ये पूरा जो साइकिल है वो हमको याद रखना है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा G6PD डेफिशिएंसी का। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यार वो बेल आइकन को प्लीज़ दबा देना, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो फाइनली गाइस, स्टे कूल, स्टे काम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।